हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और मैं आपको बता देना चाहूँगी कि हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो गई है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे आपके, जो अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, दिसंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हुए थे, हमने उनको भी डिस्कस किया हुआ है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपका है कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको समझने की आवश्यकता है, तो वो क्वेश्चन आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कौन से उसका है, तो मैं यहाँ पे आपका एनालिसिस कर दूँगी। ठीक है, आप उसको ये बता दीजिए कि कौन से सेशन में वो आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसका एनालिसिस कर दूँगी। ठीक है, बाकी जो ज़रूरी क्वेश्चन थे, जो अभी आपके करंट के क्वेश्चन हैं, मैं उनको करा चुकी हूँ और मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने कंटेंट से ज़्यादा कंटेंट क्लियर करने के बाद तुरंत यदि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपका टॉपिक है ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करेंगे और सिलेबस अपना पढ़ते जाएंगे, टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, तो आपका टॉपिक क्लियर कभी भी नहीं होगा बगैर क्वेश्चंस को आप सॉल्व किए। ठीक है, तो अपना टॉपिक को अच्छे से पकड़ने के लिए, अच्छे से कवर उसको करने के लिए आप क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर से जरूर लगाएं, तभी आपका नेट होगा, अन्यथा आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, हम कितना भी अच्छा आपका टॉपिक क्लियर करा देंगे, लेकिन टॉपिक क्लियर कब होगा, आपका टॉपिक पक्का कब होगा, जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी यूनिट 6 खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब हमारी यूनिट 7 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यूनिट 7 में आपका है शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन। ठीक है, तो शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान और आपका मूल्यांकन। तो शिक्षण शास्त्र जिसको एजुकेशन, ठीक है, कि शिक्षा किस तरीके से दी जाती है, और इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान, जिसको एडल्ट एजुकेशन भी बोलते हैं, और मूल्यांकन, एवेल्युएशन। ठीक है, एवेल्युएशन, ठीक है, इसको एवेल्युएशन, इसको एडल्ट एजुकेशन और इसको एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 7 के यूनिट में आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे, इसके बाद जो इसमें आपके पार्ट ABC करके दिए हुए हैं, तो दूसरे में आपको प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान से रिलेटेड पढ़ना है और तीसरे उसमें पार्ट में आपको मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया आपको हम बता दें एक बार फिर से, थोड़ा शुरुआत में जाएंगे कि शिक्षण शास्त्र बाद में आएगा, इसके पहले हमारी क्या आएगी, शिक्षा आएगी। ठीक है, तो शिक्षा की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किनकी, 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक शिक्षार्थी की और एक शिक्षक की। बगैर शिक्षार्थी के ना तो शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है और ना ही बगैर टीचर के शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो शिक्षा की प्रक्रिया में 2 लोगों का होना जरूरी होता है, एक जो शिक्षार्थी होते हैं उनका, और दूसरा एक किसका, एक शिक्षक का। ठीक है, तो तभी तो शिक्षा वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो टीचर शिक्षा देता है और स्टूडेंट शिक्षा लेता है, लेकिन उसके बीच में, ठीक है, क्या कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, किन किन चीज़ों का हम यूज करते हैं और क्या चीज़ें हम पढ़ाते हैं, उनको सभी के किसके अंतर्गत रखा जाएगा, शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत। तो बात करते हैं शिक्षण प्लस शास्त्र। ठीक है, तो शिक्षण शास्त्र को कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र भी। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत इसमें देखिए, शिक्षण का मतलब हुआ शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा, और शास्त्र का मतलब हुआ कला। ठीक है, तो शिक्षण शास्त्र को पूरा का पूरा, जब इस वर्ड को शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो इसको कहते हैं पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी बोलते हैं इंग्लिश में। तो शिक्षण के मायने से हम कह सकते हैं कि देखो, शिक्षण का मतलब हुआ कि शिक्षण कार्य, किसी को शिक्षा देना, शिक्षण का कार्य करना, और शास्त्र का मतलब हुआ कला, तो शिक्षण की कला। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षण शास्त्र का क्या मतलब हुआ, शिक्षण की कला, की किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए हम जिस तरीके का यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्र या शिक्षण की कला। ठीक है, तो अंग्रेजी में तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ, पेडागोजी। अब पेडागोजी के हिसाब से भी अगर देखें तो ये भी, इसको ग्रीक भाषा में किस शब्द से बना हुआ है, ये पेडागोजी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको कहते हैं पेडा प्लस गॉजिस। ठीक है, इस तरीके से
बोलते हैं। तो पैडा का मतलब होता है बच्चा। क्या? पैडा का मतलब क्या होता है? बच्चा। और गोजोस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो पैडागोजी का ग्रीक भाषा से लिया गया है वर्ड ये, और इसको यदि हम तोड़ के लिखेंगे तो ये होगा, पैडा का मतलब होता है बच्चा और गोजिस का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो कहेंगे कि शिक्षण शास्त्र का क्या मतलब हुआ, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षण शास्त्र। ठीक है, पैडागोजी को ही इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं शिक्षण शास्त्र। इसके हिसाब से इसका मतलब हुआ कि किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षण जिस व्यवहार का, जिन जिन कार्य का उपयोग करता है कि बच्चे को चीज़ें अच्छे से समझ में आए और बच्चे को अपना ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए उसकी सहायता करे। ठीक है, उसको ज्ञान दे और उसको आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए उसको मदद करे, उसकी सहायता करे, उसका मार्गदर्शन करे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण शास्त्र। तो इसके हिसाब से कहेंगे तो पैडा का मतलब हुआ बच्चा और गोजोस का मतलब हुआ आगे बढ़ना। तो इसके हिसाब से हुआ कि बच्चे को आगे बढ़ने में उसकी शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो अच्छे से। तो इसके लिए हम इसको अर्थ लेते हैं शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, पैडागोजी से। और शिक्षण शास्त्र के अगर इसके हिसाब से समझेंगे तो इसका अर्थ होता है कि शिक्षण की कला या शिक्षण का विज्ञान। गोजी अगर लगा हुआ है तो इसमें साइंस का, विज्ञान का भी यूज होता है। तो हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि शिक्षण की कला या शिक्षण का विज्ञान। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा। इसके बाद आपको प्रौढ़ शिक्षा पढ़ना है। तो इसमें शिक्षण शास्त्र में और प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान में क्या अंतर है, अभी हम आपको यही समझ लेते हैं। ये आपका यूनिट 6 की, ठीक है, यूनिट 7 की यूनिट है ये पूरी। ठीक है, जिसमें आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी है, शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान और मूल्यांकन। तो जो आप शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम अध्ययन करेंगे एक बच्चे की एजुकेशन का करेंगे कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर कौन कौन सी क्रियाएं करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए किस किस तरीके का यूज करता है, कौन सी विधियों का यूज करता है और क्या क्या उसके अंतर्गत सिलेबस में आएगा, क्या उसका पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन सी विधियों का यूज करेगा, कौन कौन सी क्रियाएं बच्चे को कराएगा, तो इनका यूज करेंगे। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत एडल्ट एजुकेशन का यूज करते हैं कि जब जो प्रौढ़ लोग, जो वयस्क लोगों की एजुकेशन होती है, इसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। और मूल्यांकन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि एजुकेशन के बाद, शिक्षा देने के बाद जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीख पाया है, हमने उसको कितना सिखाया और आपने उसको कितना सीखा, तो हम इस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि शिक्षा शास्त्र में क्या आएगा, आपके क्या क्या आपको पढ़ना है शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि शिक्षण शास्त्र का जो शुरुआत कहाँ से हुई और जो शिक्षण शास्त्र आया कहाँ से है। ठीक है, इसका जो ये कहाँ से आया, तो इसकी शुरुआत दर्शन से हुई है, फिलॉसफी से हुई है। ठीक है, तो दर्शन के अंतर्गत जो शिक्षण शास्त्र में ये देखा जाता है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है। ठीक है, और जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, उसको किस किस तरीके से सिखाता है। ठीक है, टीचर का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो अपने व्यवहार में, अपनी क्रियाओं में हर वो प्रकार की चीज़ों को अपनाता है कि जिससे उसका अधिगम हो, वो और प्रभावी हो सके, बच्चे को सब कुछ वो सिखा सके, वो जो सिखाना चाहता है वो सारी चीज़ें बच्चे को सिखा सके। लेकिन यहाँ पर केवल एक विधि के माध्यम से नहीं सिखाने पर कहा है कि शिक्षण शास्त्र में केवल एक विधि को इन्होंने जोर नहीं दिया कि आप खेल विधि से सिखाइए, कि आप प्रोजेक्ट विधि से सिखाइए, कि आप प्रदर्शन विधि से सिखाइए। तो एक विधि की इन्होंने बात नहीं की है। ये कहते हैं कि हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, जिस बच्चे को जिस तरीके की आवश्यकता हो, हमको उस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं, ये बातें आप पहले से जानते होंगे और आप ये चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये आप सब पढ़ चुके होंगे। जब कभी भी आपने एजुकेशन पढ़ा होगा, आप BA से MA से पढ़ते चले आ रहे हैं, BA में पढ़ा होगा, MA में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और ये आपके फर्स्ट पेपर में भी है। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये शिक्षा एजुकेशन, ये इसी में आ जाता है, शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत के लिए मैं आपके यूनिट 7 में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी मैं इतना आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि अपने बच्चे को, छात्र को, वो जो सिखाना चाह रहा है, अपने व्यवहार में ऐसी क्रियाओं को शामिल करे, ऐसी
सिलेबस, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी। पाठ्यक्रम आ जाएगा, उसकी जो परिस्थितियाँ होंगी, किस तरीके की सिचुएशन होंगी, कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल उसमें करना है, क्या क्या हमको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो किन चीज़ों को वो शामिल करे जिससे उसका जो अधिगम परिणाम हो वो बेहतर निकल कर आए, ठीक है। अधिगम परिणाम उसके इष्टतम हो, अच्छे हों और सभी बच्चे के आवश्यकता अनुसार वो अपनी क्रियाओं में, अपने एजुकेशन में, अपने शिक्षण कार्य में बदलाव भी करे। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को वो एक तरीके से ही पढ़ाएगा। जिस बच्चे के लिए जैसी कंडीशन होगी, जिस बच्चे को जिस तरीके की आवश्यकता हो, वो उस तरीके से उस बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब बात करते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं, ठीक है। एक पक्ष होता है कलात्मक पक्ष, ठीक है, और दूसरा होता है वैज्ञानिक पक्ष। अब इनके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ठीक है। कलात्मक पक्ष के अंतर्गत हमारे व्यवहार, हमारी क्रियाएं आ जाएंगी कि बच्चे के व्यवहार में हम किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरीके की क्रियाओं को करा के हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके व्यवहार को किस तरीके का हम व्यवहार करें। इसके अंतर्गत हमारे जो अनुशासन होते हैं, जो उनके नियम पालन होते हैं, इन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। बच्चे के एजुकेशन में इन चीज़ों को हम रखते हैं। जो उसका सिलेबस होगा, जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसमें उसके अनुशासित होने के जो कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, और बच्चे के व्यवहार के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से हम बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वैज्ञानिक पक्ष होता है। तो वैज्ञानिक पक्ष में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो होता है, ठीक है, यहाँ पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष को, कलात्मक पक्ष को अपनाते हैं, और यहाँ पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन को महत्व देते हैं, निरीक्षण को महत्व देते हैं कि बच्चा स्वयं करके सीखे, ठीक है। बच्चा स्वयं निरीक्षण करता है और स्वयं उसके अंदर हम ऐसी केवल सीखने की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, उसके सामने सारी कंडीशन उपलब्ध कराते हैं कि बच्चा स्वयं करके सीखे, ठीक है। उसमें सीखने की योग्यता खुद से होनी चाहिए। तो इसमें हम वैज्ञानिक पक्ष को कहते हैं। और कलात्मक पक्ष होता है, कलात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाता है कि हम बालक को सिखाने के लिए किस कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत उसकी आचार संहिता भी आ जाएगी और किन क्रियाओं को हम उसमें शामिल कर रहे हैं, तो ये आ जाएंगी, ठीक है। कलात्मक पक्ष में बच्चे को हम किस तरीके से सिखा रहे हैं, किस कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। और वैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा कि बच्चे के सामने हम स्वयं ऐसी कंडीशन उत्पन्न करते हैं कि जिससे बच्चा स्वयं सीखे, स्वयं निरीक्षण करे और स्वयं वो अपने आप से सीखे। ऐसा नहीं है टीचर इसमें सिखाता नहीं है, टीचर केवल कंडीशन उत्पन्न करता है, उसकी सभी समस्याएं बालक स्वयं हल करता है, इसमें बालक स्वयं सीखता है। और कलात्मक पक्ष के अंतर्गत हमको बालक को सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, ठीक है, ठीक है। कलात्मक पक्ष में हम तार्किक विवेचन को भी मानते हैं। तार्किक विवेचन का मतलब होता है कि हम कलात्मक पक्ष के अंतर्गत टीचर श्रेष्ठ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीचर श्रेष्ठ होता है, और इसमें लेकिन छात्र श्रेष्ठ होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम तार्किक विवेचन को मानते हैं, बच्चे के सामने हमने पढ़ा दिया और बच्चे ने रट लिया, ठीक है। बच्चे को हमने समझा दिया, बच्चे को हमने बताया यही चीज़ें सत्य हैं तो मान लिया। लेकिन वैज्ञानिक पक्ष में क्या होता है, ये तार्किक विवेचन से ज्ञान को नहीं मानते हैं, सत्य नहीं मानते, ये अनुभव के द्वारा जो ज्ञान उनके अनुभव के माध्यम से उनको लगता है कि सत्य है तो उसी ज्ञान को सत्य मानते हैं। केवल हमने किताबों को बता दिया, टीचर ने जो बात कह दी उसको वो सत्य नहीं मानते हैं। अगर वो उस चीज़ को अनुभव करके देखते हैं, उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं और यदि वो उनके अकॉर्डिंग सत्य होती है तो उसी तार्किक अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस ज्ञान को सत्य मानते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, दो पक्ष आते हैं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत, एक कलात्मक पक्ष होता है, एक वैज्ञानिक पक्ष होता है। तो ठीक है, इसके बाद आपका आएगा शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण, ठीक है, ये हटा देते हैं। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण। तो शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण, पेडागोजी एनालिसिस, ठीक है। तो शिक्षण शास्त्रीय का मतलब हुआ
अच्छे शिक्षण की कला। ठीक है, शिक्षण की कला इसका मतलब होगा पूरा शिक्षण की कला। और विश्लेषण का मत होता है, विश्लेषण का अर्थ होता है एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस करने का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, छोटे छोटे भागों में उसका एनालिसिस करना। ठीक है, यदि जैसे तो शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे आपका पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, तो जैसे आपका यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, तो सिलेबस यदि केवल ऐसे ही बोल दिया जाए कि सिलेबस और पूरा एक साथ लिखा हो तो आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो इसको जैसे पाठ्यक्रम हो गया तो इसको पहले हमने यूनिट में डिवाइड किया। ठीक है, इसके बाद यूनिट के बाद हमने ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी इस तरीके से कर दिया। फिर उसके अंदर भी एक एक अलग अलग टॉपिक कर दिए। फिर इसके बाद क्या कर दिया, सीधा का सीधा चैप्टर कर दिया। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम का डिवाइड करना या एनालिसिस करना, इसको हम शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण कहते हैं। आप लोग की समझ में आ गया था, बस यही चीज़ है। ठीक है, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का मतलब है कि पाठ्यक्रम आ गया, जैसे इसमें यूनिट आ गई, यूनिट के बाद आपके जो चैप्टर और छोटी सी सब यूनिट हो गई पार्ट ए बी डी करके, फिर इसके बाद चैप्टर हो गए, फिर उसमें भी टॉपिक हो गए अलग अलग। तो इस तरीके से हम सिलेबस को बांट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको पढ़ाने में आसानी होती है, पढ़ने में भी आसानी होती है, और जो सिलेबस होता है वो हमारा कैसा आकर्षक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ यही होता है कि शिक्षण की कला और प्लस एनालिसिस। ठीक है, शिक्षण की कला और ये विश्लेषण हो गया तो इसको एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी आप किताब से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जो मेन अर्थ है उसका यही है। ठीक है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये हमने लिखा है शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण पाठ्य वस्तु का तार्किक तथा सुसंगत विभाजन इस आधार पर करना है कि पूरी प्रक्रिया प्रभावी बन सके। ठीक है, जो हमने आपको बताया उसका इन 2 लाइनों का पूरा वही अर्थ निकल रहा है कि शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण आपका शिक्षण शास्त्रीय एनालिसिस, पेडागोजी एनालिसिस का जो मतलब होता है वो केवल यही होता है कि पाठ्य वस्तु को हम इस तरीके से तार्किक रूप से तथा सुसंगत इसका जो विभाजन करते हैं, जिसको एनालिसिस करते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया हमारी प्रभावी बन सके, जो हम चीज़ों को समझाना चाहते हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें, हमारे उद्देश्य निर्धारित हो जाए कि हमको किस पाठ्य वस्तु के अंतर्गत क्या पढ़ना है। ठीक है, यदि हम पूरा हमारा सिलेबस एक सीधा लिखा होगा, उसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमको किस यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना है और हमको कितनी कितनी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शिक्षण शास्त्रीय एनालिसिस का यही मतलब होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला है आपका शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के तत्व तथा क्रियाएं, कि कौन कौन सी क्रियाएं इसके अंतर्गत हम करते हैं, कौन कौन से कार्य हम शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण जब कभी भी हम पेडागोजी एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन से कार्य करते हैं। ठीक है, जब कभी भी सीधा आप समझ लीजिए कि जब कभी भी हम पाठ्यक्रम का एनालिसिस करते हैं, सिलेबस को हम डिवाइड करते हैं तो हमको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा पाठ्य वस्तु विश्लेषण। पाठ्य वस्तु विश्लेषण तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हमको टीचर स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें पाठ्य वस्तु का एनालिसिस करता है, वो पाठ्य वस्तु को अलग अलग भागों में बांट देता है कि छात्रों को जो चीज़ें उसको पढ़ानी होती हैं, जो जो भाग उसको पढ़ाने होते हैं, जो चैप्टर यहाँ पे हमको पढ़ाने होते हैं, तो टीचर इसके अंतर्गत उन चीज़ों को अलग अलग, उन चैप्टर को अलग अलग भाग में बांट देता है, उस सिलेबस को अलग अलग भाग में बांट देता है। ठीक है, इसके बाद पहली क्रिया ये हो गई। दूसरा क्या हो गया कि शैक्षिक उद्देश्यों एवं क्रियाओं का निर्धारण। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करेगा, यहाँ पे हमने पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। विश्लेषण का मतलब यही होता है
किसी भी प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया और छात्रों को बता दिया कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो जिससे क्या हो जाता है कि छात्रों को आसान हो जाता है और हमको लगता है कि हमको इतना थोड़ा सा ही तो पढ़ना है, लेकिन आखिर में जब यदि जैसे मान लीजिए आपकी ये यूनिट 7 है, अब 4 भागों में हमने आपको बता दिया कि आपको केवल शिक्षण शास्त्र और प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान और मूल्यांकन केवल ये 3 चीज़ें ही पढ़नी है, लेकिन इनके अंतर्गत आपको कितना पढ़ना है, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं। सेकंड में हम शैक्षिक उद्देश्यों का एवं क्रियाओं का निर्धारण, तो यहाँ पर हमारे शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए अभी यूनिट 6 पढ़ रहे थे, तो उसमें आपके शैक्षिक उद्देश्य क्या थे, रिसर्च पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप यूनिट 7 पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको प्रौढ़ शिक्षा पढ़नी है, आपको शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, एवेल्युएशन मूल्यांकन पढ़ना है, तो आपके शैक्षिक जो उद्देश्य हैं वो अलग हो गए ना। तो यहाँ पे हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर देते हैं। टीचर जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं और किन क्रियाओं को हमें अपने शिक्षण में रखना है जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करेंगी। उस शैक्षिक जो हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में मदद करेंगी कि वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनमें हम कौन कौन सी क्रियाओं को रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, किसके माध्यम से हम पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तीसरा आपका हो जाता है शैक्षिक विधियों का चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, यहाँ पे जो टीचर का काम होता है वो ये होता है कि यहाँ पर उन विधियों को डिसाइड करता है कि किन विधियों के माध्यम से हमको किसी भी छात्र को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो अध्यापक उन सारी तकनीकों को, उन सारी विधियों को यहाँ पर चयन कर लेता है जिससे बच्चे को पाठ्य वस्तु में जो चीज़ें छात्रों को सिखाने के काम आएंगी, जो जिन विधियों से छात्रों को पढ़ाना होता है। ठीक है, जिससे शिक्षण कार्य कैसा हो, अच्छा हो, शिक्षण अधिगम उसके जो परिणाम आए वो अच्छे आए। तो किन विधियों के माध्यम से शिक्षक हमको पढ़ाएगा कि जैसे मान लीजिए हम आपको लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है, या आपको किसी क्रियात्मक विधि से पढ़ाएंगे, या आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, या आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से किन विधियों को किस माध्यम का यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी इस स्टेप के अंतर्गत आ जाएंगी कि शैक्षिक विधियों का चुनाव, कि किन विधियों के माध्यम से किस तकनीकी का हमको यूज करना है, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर शिक्षक इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, इन सारी चीज़ों को चुनता है कि पाठ्य वस्तु को वो किस तरीके से अधिगम परिणाम उसके इष्टतम ला सकता है। ठीक है, अगला स्टेप होगा मूल्यांकन तकनीकों का चुनाव। मूल्यांकन तकनीकों का चुनाव, जब यहाँ पे देखिए पहले उस उद्देश्य में उसने पाठ्यक्रम को, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। दूसरे स्टेप में शैक्षिक उद्देश्य जो क्रियाएं कि हमको अपना जो पाठ्य वस्तु हमने बांटी है, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य डिसाइड हो गए हैं, तो वो हमको कैसे पूरे होंगे, उनमें हम किन किन क्रियाओं को शामिल करेंगे, तो वो हो गया। अगले शैक्षिक विधियों का चुनाव कि हम कौन कौन सी विधियों के माध्यम से एजुकेशन को पूरा करेंगे, किस विधि के माध्यम से, कौन सी तकनीकों को हम यूज करेंगे जिसके माध्यम से हम अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें शैक्षिक विधियों के अंतर्गत ही आपका जो स्कूल आ जाएगा, वहाँ का वातावरण भी आ जाएगा। ठीक है, वहाँ का जो माहौल होगा, जो शिक्षण सहायक सामग्री जिनका भी हम यूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे, पेन का, मार्कर का यूज करेंगे, आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मूल्यांकन तकनीकों का चुनाव, तो इसके अंतर्गत कि हमने आपको जो भी पढ़ाया वो आपने कितना सीखा, इसका हमें मूल्यांकन भी तो करेंगे। तो मूल्यांकन क्या, आपकी लिखित परीक्षा भी हो सकती है, आपका हम ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष भी ले सकते हैं, क्रियात्मक तरीके से कोई मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें आपकी मूल्यांकन की सारी क्रियाएं आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड थ्योरिकल बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा, आप बुक में पढ़ लीजिए। अब जैसे उससे पूछ लिया जाए कि शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के लाभ क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के लाभ क्या होंगे, जब हम किसी भी पाठ्य वस्तु को, किसी भी विषय को छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ेंगे, तो इससे हमको क्या होगी, पूरे विषय की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, और
यदि हम पढ़ने के बाद मूल्यांकन नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, यदि हम इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमको पता क्यों कैसे चलेगा कि हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको मालूम होता है कि हमको बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आते हैं ना तब मालूम चलता है कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसका यदि हमको इसका भी नॉलेज लेना होगा तो शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो इनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि क्यों, इससे क्या होता है कि हमकी सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, हमारे शैक्षिक उद्देश्य क्लियर हो जाती हैं कि हमको आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, छोटे छोटे खंडों में बांटकर जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो जो हमारी जानकारी होती है वो कैसी होती है और अच्छी हो जाती है। इससे हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जो हमारी पढ़ाई होती है वो आकर्षक बन जाती है, थोड़ा सा हमको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी आवश्यकता हो जाएंगी कि क्यों आवश्यकता हो। ठीक है, और अगर इसके लाभ पूछ लिए जाएँ कि शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के लाभ क्या क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि इससे जो हमारा शिक्षण होता है उनका, जैसे किसी बच्चे का कोई समस्या है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम उसको पढ़ाएं, तो अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से यहाँ पे हम विधियों का चुनाव कर लेते हैं। तो शिक्षण शास्त्रीय एनालिसिस जो विश्लेषण करेंगे, शिक्षण पेडागोजी का जब हम एनालिसिस करेंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा कि किस बच्चे के अकॉर्डिंग क्या आवश्यकता है। तो नीड के अकॉर्डिंग हम पाठ्य वस्तु को भी डिसाइड करते हैं, उसकी शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन लाते हैं कि किस तरीके से हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये इसके लाभ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, क्वेश्चन इसमें बताने के लिए थ्योरी तो कितना भी पढ़ते जाइए, अब आप इसके क्वेश्चन करेंगे और यदि क्वेश्चन आपके सही हों, ये सारी जो हमने आपको पढ़ाया ये बेसिक पढ़ाया है। ठीक है, जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है। इसी में आपका एक और है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। अभी आपने पढ़ा शिक्षण शास्त्र, ये जो तत्व थे, ये जो क्रियाएं थी, ये शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की। ठीक है, जब शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं कि शिक्षण को किस तरीके से हम कार्य करते हैं तो इन स्टेपों को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पेडागोजी, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या होता है? आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। ठीक है, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। ठीक है, जिसको कहते हैं क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी। ठीक है, क्रिटिकल पेडागोजी, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र से आप समझ रहे हैं, आलोचनात्मक का मतलब होता है कि किसी भी बात को सीधे से ना मान लेना, उसकी दोनों तरफ से वाद विवाद करना। किसी भी, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इस बात को आप जब तक देखेंगे नहीं, जब तक आप स्वयं उसको नहीं देख लेंगे, जब तक उस बात को नहीं मानेंगे। मतलब कि आलोचना, जैसे मैंने कोई बात रखी, इसके बाद आपने भी बात रखी कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने कहा नहीं मैम सूर्य पूरब से नहीं निकलता, पश्चिम से निकलता, तो इस बात पर वाद विवाद करना। तो यहाँ पे होता है क्रिटिकल पेडागोजी का मतलब होता है, अभी जो आपने केवल शिक्षण शास्त्र पढ़ा, इसके पहले हमने आपको शिक्षण शास्त्र पढ़ाया जिसमें जो शिक्षक होता था उसका प्रमुख रोल होता था, वो बच्चे के सामने पाठ्य वस्तु करता था, उसका एनालिसिस करता था, बच्चे की विधियों का निर्धारण करता था कि हमको किस तरीके से पढ़ाना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें शिक्षक का रोल प्रमुख नहीं होता, इसमें छात्र का रोल प्रमुख होता है। और इसमें जो शिक्षण शास्त्र था इसमें जो होता था अध्यापक का रोल, अध्यापक प्रमुख होता था। लेकिन यहाँ पर आपका अध्यापक प्रमुख नहीं होता, यहाँ पर छात्र प्रमुख होता है। और यहाँ पर विधियों का निर्धारण और पाठ्यक्रम का निर्धारण या पाठ्य वस्तु का निर्धारण अध्यापक नहीं करता है, जो छात्र होता है वो स्वयं करता है कि हमको क्या पढ़ना है और किस विधि से पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ों को छात्र स्वयं समझता है। ठीक है, यहाँ पर जो टीचर का काम होता है, जो अध्यापक का काम होता है क्रिटिकल पेडागोजी में, कि वो छात्रों के अंदर इतनी समझ पैदा करें कि वो अपने ज्ञान के बारे में स्वयं समझ सकें तथा उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, अपने
विषय के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में स्वयं समझ सके। तो यहाँ पर जो अध्यापक का रोल होता है, उनका केवल यही रोल होता है कि वो छात्रों को इतना सक्षम बनाते हैं कि वे अपने ज्ञान का विकास स्वयं कर सकें और अपने ज्ञान के बारे में स्वयं समझ सकें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। केवल आंखें बंद करके यहाँ पर केवल जो छात्र की वो होती है निष्क्रिय श्रोता की नहीं होती है, केवल उसको सुनना नहीं होता है, उसको आलोचनात्मक चिंतन वो कर सके, इतना अध्यापक उसको सक्षम बनाता है। तो इसके लिए यहाँ पे केवल अध्यापक उनको पढ़ाता नहीं है, अध्यापक उनको इतना सक्षम बनाता है कि उनके सामने ऐसे प्रश्नों को रखता है कि जिससे जो छात्र होते हैं उस समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। वो आपस में बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, फिर उस समस्या को सुलझाते हैं, फिर उस प्रश्न का आंसर देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्यों है और कैसे है। ऐसा नहीं है कि केवल हमने बता दिया तो टीचर ने जो श्रोताओं ने मान लिया। यहाँ पर जो आपका क्रिटिकल पेडागोजी होता है, यहाँ पर छात्रों की भूमिका केवल सुनने की नहीं होती, लेकिन शिक्षा शास्त्र में जो भी आपको पढ़ाया था, यहाँ पर जो छात्र होते थे वो निष्क्रिय श्रोता होते थे। यहाँ पे टीचर बोलता था और छात्र सुनते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि छात्र बोलता है, टीचर सुनता है, और टीचर बोलता है तो छात्र सुनता है। दोनों लोग बराबरी के हिस्सेदार होते हैं, लेकिन छात्र की भूमिका ज़्यादा सक्षम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि क्या अंतर है शिक्षण शास्त्र में और क्रिटिकल पेडागोजी में, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र में। यहाँ पर जो टीचर का काम होता है वो छात्रों को इतना सक्षम बनाना होता है कि वो अपने विषय के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में वो स्वयं समझ सकें तथा अपनी समझ का विकास कर सकें। ये इसकी डेफिनेशन है क्रिटिकल पेडागोजी की, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र शिक्षा शास्त्र का वह दर्शन है जो विद्यार्थी को स्वतंत्रता पूर्वक, साहस पूर्वक अपनी ज्ञानता तथा शक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। ठीक है, यही चीज़ हमने आपको बताई। अब किताबी भाषा में यदि डेफिनेशन से पढ़ेंगे तो ये है, लेकिन अर्थ वही निकल रहा है कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र शिक्षा शास्त्र का वह दर्शन है जो विद्यार्थी को स्वतंत्रता पूर्वक, साहस पूर्वक अपनी ज्ञानता तथा शक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर उसका मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन की भूमिका होती है टीचर की। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो पाउलो फ्रेरे, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, पाउलो फ्रेरे ने की थी। उनकी क्रियाओं के माध्यम से पाउलो फ्रेरे ने इसकी शुरुआत की थी आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की। किस तरीके से कि उन्होंने कहा कि जो पुरानी शिक्षण विधि है, जो शिक्षण शास्त्र है, पुरानी शिक्षण विधि, ठीक है, इसको हम पुरानी शिक्षण विधि कहते हैं। यहाँ पर बच्चे को हम पढ़ाते जाते हैं और इससे मतलब नहीं होता है कि बच्चों के लिए वो चीज़ें उपयोगी हैं या नहीं हैं। तो ठीक है, जो पुरानी शिक्षण विधि की पाउलो फ्रेरे ने तुलना की थी बैंकिंग विधि से। बैंकिंग विधि में, जिसका बैंकिंग विधि का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम पैसे को बैंक में इकट्ठा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं तो स्टोर होता रहता है। तो इन्होंने पुरानी शिक्षण विधि की तुलना बैंकिंग विधि से ही की है कि यहाँ पे हम बच्चे को ज्ञान को भरते जाते हैं, दिमाग में उसके भरते जाते हैं, भले उसका उपयोग हो उसके जीवन में या ना हो। तो इस तरीके से बच्चा जो हो जाता है वो एक निष्क्रिय श्रोता हो जाता है। वो बस केवल उसको पता होता है कि हमको सुनना है, सीखना है, उसको पलटकर जवाब देने की वो हैबिट नहीं होती है, उसको पलट के जवाब देने की या सवाल पूछने की परमिशन नहीं होती है। तो इन्होंने इस विधि को इससे तुलना की और इन्होंने कहा कि ये गलत है। तो इन्होंने आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की शुरुआत की। ठीक है, पाउलो फ्रेरे ने। तो इन्होंने कहा कि बच्चे के सामने टीचर को समस्या रखनी चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए बच्चे से कि जिससे बच्चा उनके सवाल देने के लिए, उनका जवाब देने के लिए तुरंत उनका जवाब देने के लिए तैयार हो। जिससे क्या होगा कि इस तरीके से जब बच्चे जवाब देंगे, फिर इसके बाद विचार विमर्श करेंगे, दूसरा बात बच्चा जवाब देगा, तो इस तरीके से जब उनमें विचार विमर्श होगा तो जब इस तरीके से जो ज्ञान हमको मिलेगा वो ज्ञान कैसा होगा, सार्थक होगा हमारे लिए और उपयोगी होगा, और वो ज्ञान टिकाऊ होगा, वो हमारे दिमाग में बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने सुना और थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग से निकल गया। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, यदि आप इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेंगे, अपने दिमाग से कर लेंगे और पढ़ लेंगे, तो जो आपको हमने ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक आपका बिल्कुल से मजबूत हो जाएगा, ये दिमाग से आपके नहीं हटेगा। लेकिन आप पढ़ के छोड़ देंगे तो एक दिन दिमाग में रहेगा, 2 दिन रहेगा, इसके बाद आपके दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि आप दूसरी चीज़ पढ़ लेंगे।
तो इन्होंने कहा कि इस तरीके का ज्ञान हमारे लिए सार्थक नहीं है। ठीक है, तो पाउलो फ्रेरे ने आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की शुरुआत की। ठीक है, अभी हमने आपको शिक्षण शास्त्र की तत्व बताए थे तथा क्रियाएं बताई थी कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले बताया था कि पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हैं, फिर पाठ्य वस्तु से रिलेटेड अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर विधियों का, शिक्षण विधियों का चुनाव करते हैं, फिर उनका मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं कि किन विधियों के माध्यम से, किन तकनीकों के माध्यम से हमको मूल्यांकन करना है। अब हम बात करते हैं कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के कौन कौन से तत्व और कौन कौन सी क्रियाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी 5 क्रियाएं हैं आपकी। पहली क्रिया जो है आपकी समस्या का प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले बच्चे के सामने समस्या दो, कोई प्रश्न पूछो, मतलब कि प्रश्न पूछना। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चे के सामने कोई समस्या रखेंगे या प्रश्न रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या देते हैं हम बच्चे को, उसके सामने समस्या कोई रखते हैं या उससे प्रश्न पूछते हैं, जिससे जो छात्र होता है तुरंत उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित होता है, जागृत होता है। ठीक है, तत्पर होता है उस समस्या का समाधान करने के लिए, और उसमें आलोचनात्मक चिंतन भी शुरू हो जाता है, आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। इस तरीके से जब हम उसके सामने कोई भी प्रश्न पूछते हैं, समस्या रखते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए वह स्वयं तुरंत ही तत्पर उठता है और उसमें आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास हो जाता है और वो आलोचनात्मक चिंतन भी करने लगता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा होगा इसमें समस्या को परिभाषित करना। ठीक है, परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या को बताना कि आखिर जो समस्या है, जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको अच्छे से डिफाइन करना। ठीक है, तीसरा होगा समस्या का सीमांकन करना, समस्या का सीमांकन करना। ये पद स्टेप याद रखना, क्योंकि हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछा जा सके। अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन अभी हो सकता है पूछा जा सके। ठीक है, तो समस्या का सीमांकन, सीमांकन से मतलब होता है कि जो यहाँ पे टीचर का काम होता है, तो टीचर जब प्रश्न पूछता है, मान लीजिए जिस टीचर ने उसके बच्चे के सामने कोई समस्या रखी और समस्या को डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि आपके सामने ये समस्या है, तो सीमांकन करने से मतलब होता है कि जब छात्र पलटकर उस पर आलोचनात्मक विचार विमर्श करता है, आलोचनात्मक कोई उसका समाधान रखता है, तो उनमें जो बहस होती है उसमें भी टीचर शामिल होता है। लेकिन कभी कभी वो बहस जब आलोचनात्मक रूप में हो रही है, तो कभी कभी बहस जब वो आगे बढ़ने लगती है, तो टीचर का जो काम होता है उस बहस को सही दिशा में मोड़ना और सही राह पर लाना भी होता है। कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड हम बात कर रहे थे और आगे बढ़ते 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 वो काफ़ी बड़ी बहस बन जाए। तो यहाँ पर समस्या का सीमांकन करना भी होता है कि जो प्रॉब्लम है, हम जो बहस करेंगे, जो बात करेंगे, उसी टॉपिक को लेके करेंगे। अगर उसमें कभी लड़ाई झगड़े की वो हो रही है, तो इसमें जो अध्यापक उसको अपना रोल अदा करता है। तो केवल यहाँ पर अध्यापक का इतना ही काम होता है कि जो टीचर होता है वो यहाँ पे प्रश्न पूछता है और उसके प्रश्नों में शामिल भी होता है, उसके विचार विमर्श में भी शामिल होता है। आलोचनात्मक चिंतन छात्र जब करते हैं, कभी उनकी जो बहस होती है उसमें भी शामिल होता है। अगर बहस कभी गलत दिशा में जा रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस दिशा से उसको हटा के उसको सही रास्ते पर लाना, कि जो केवल पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी ही बात की जाए। तो यहाँ पे टीचर इस रोल को भी अपना अदा करता है। तो समस्या का सीमांकन करना। ठीक है, चौथा होगा इसमें समस्या पर विचार विमर्श करना। ठीक है, इस पर विचार विमर्श करना। और अंतिम होगा जो पांचवा होगा, अन्य उपायों के बारे में विचार विमर्श। अन्य उपायों के बारे में विचार विमर्श, कि जैसे जो हमने विचार विमर्श किया, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन निकला, तो फिर और कि इसके और कोई और उपाय भी तो हो सकते हैं, कि
कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि आप नेट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपका नेट निकल जाएगा, तो आप उस पर आलोचनात्मक चिंतन करते हैं। आप कहते हैं क्या मैम एग्जाम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से ही निकल जाएगा, और कोई तो उपाय होगा उसका? तो अन्य उपायों के बारे में भी विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना। इसमें सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, कि बच्चा ऐसा नहीं है कि सीधी किसी ने बोल दिया और बच्चा मान ले, उसको अपने तरीके से समझ के बात को बच्चे के अंदर उतनी समझ पैदा करना कि सही और गलत में बच्चा अंतर कर सके। ठीक है, तो इतना ही अंतर है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र में और शिक्षण शास्त्र में। ठीक है, क्रिटिकल पेडागोजी में और ओनली पेडागोजी में, ये दोनों हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये 2 टॉपिक आज आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि शिक्षण शास्त्र की क्रिटिकल पेडागोजी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें छात्र की भूमिका ज़्यादा अच्छी होती है टीचर की अपेक्षा। दूसरी पहली विशेषता हो गई कि छात्र ज़्यादा महत्वपूर्ण, या छात्र की भूमिका ज़्यादा अच्छी होती है, छात्र ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र होता है वो निष्क्रिय श्रोता नहीं होता है, उसके पास इतना अधिकार होता है कि वो अपनी पाठ्य वस्तु से रिलेटेड जो टीचर से सवाल जवाब कर सकता है। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता ही मानी जाएगी विशेष। ठीक है, और इसमें छात्र के पास स्वतंत्रता होती है, वो फ्रीडम होता है, वो उसको कौन सा ज्ञान हासिल करना है उसके पास ये स्वतंत्रता होती है कि उसके अकॉर्डिंग उसको किस ज्ञान की आवश्यकता है, किस नॉलेज की आवश्यकता है, तो वो उस ज्ञान को प्राप्त करता है तथा उस ज्ञान को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन छात्र स्वयं करता है, उसमें वो टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये इसकी विशेषताएं हो गई। इसमें छात्र फ्रीडम होता है, इसमें आलोचनात्मक चिंतन का उसके अंतर्गत विकास हो जाता है। ठीक है, और जो टीचर होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, इसमें टीचर का जो केवल होता है मार्गदर्शन का ही रोल होता है, केवल वो मार्गदर्शन करता है एक छात्र का। ठीक है, तो इसमें जो टीचर होता है उसको भी एक अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको अपने छात्रों को सक्षम बनाना होता है कि वो आलोचनात्मक तरीके से सोच सकें तथा अपने अनुभवों के माध्यम से उसको क्या चाहिए, क्या उसके हिसाब से सही है, ज्ञान का पता कर सके कि उसके हिसाब से उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या उसको आवश्यकता है, किस नॉलेज की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर होता है वो सीखता भी है, छात्रों से भी सीखता है और छात्रों को सिखाता भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का रोल अदा करता है। तो जो टीचर के भी अच्छे प्रशिक्षण की यहाँ पर आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको कभी कभी नेगेटिव पॉइंट का भी टीचर को सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, उसका भी अनुभव एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और उसको भी प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए, जिससे वो छात्रों के अंदर आलोचनात्मक ढंग से सोच पैदा कर सकें। ठीक है, तो ये आपका था आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र और शिक्षण शास्त्र में अंतर, बस यही है। बाकी आप किताबों से पढ़ लीजिएगा तो आपकी और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें केवल अगर एक पॉइंट में बोलें, 2 लाइनों की मैं बात करें तो केवल इसमें इतना ही है कि शिक्षण शास्त्र में हम जो बात करते हैं कि शिक्षण की कला के रूप में बच्चे को हम कैसे अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं, बच्चा क्या सीखना चाहता है और बच्चा कैसे सीखता है, और हम बच्चे को क्या क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। ठीक है, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, जिससे जिस विधियों का हम जिस कला का यूज कर रहे हैं उससे जो उनके अधिगम परिणाम आए वो अच्छे आएँ, बेटर आएँ। और इसमें जो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र में क्रिटिकल पेडागोजी में होता है, ये होता है कि यहाँ पर हम बच्चे को इतना सक्षम बनाते हैं कि वो अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने ज्ञान की समझ अपने अंदर विकसित कर सकें तथा अपने ज्ञान की नॉलेज उनके पास वो स्वयं अपने अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास कर सकें। ठीक है, तो इतना ही अंतर है दोनों में। बाकी आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके जो क्वेश्चंस होंगे जो मिलेंगे वो हम आगे आपको करवा देंगे। थैंक यू।